नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर। मॉक टेस्ट रहेगा आज का 6। ठीक है, इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट देखे हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे और बताएंगे दोस्तों कि आपने आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही किए। तो दोस्तों अब पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। क्वेश्चन पहला है, जैसे देखिए, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है दोस्तों कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो आपका पंतनगर में स्थित है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई ये बताना है। ऑप्शन देखिए आपका 10 नवंबर 1960, 12 नवंबर 1960, 15 नवंबर 1960 या फिर 17 नवंबर 1960। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 17 नवंबर 1960 को दोस्तों जीबी पंत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। साथ ही साथ आपको याद रखना है, ये जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है ये आपका पंतनगर में है। पंतनगर आपका आता है उधम सिंह नगर में। ठीक है, बात करें दोस्तों इसके नाम की, तो जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत नाम जो है इसका कब जो है इसका पड़ा ये पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 1962 में इसका नाम जो है क्या किया गया, गोविंद वल्लभ पंत के नाम से इसका नाम रखा गया। ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है जीबी पंत से प्रथम कुलपति कौन थे जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रथम कुलपति कौन थे। ठीक है, प्रथम कुलपति की बात करें तो प्रथम कुलपति आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम कुलपति थे दोस्तों डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, स्टीवेंसन से नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर। ठीक है, पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, स्टीवेंसन। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखेंगे। ये प्रथम कुलपति थे जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के। ठीक है, डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है दोस्तों कि मलारी गांव आपका कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। मलारी गांव में शिव प्रसाद डबराल ने कब जो है समाधान खोजे थे। तो आपको ईयर बताना है। शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों मलारी गांव चमोली में समाधान कब खोजे थे। ऑप्शन देखिए 1948, 50, 53 या फिर 56। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1956 में। मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो हैं बता रखे हैं। ठीक है, तो मलारी गांव चमोली में शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों 1956 में क्या खोजे थे, समाधान खोजे थे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको मलारी गांव से याद रखना है। ठीक है, मलारी गांव कहाँ है आपका, चमोली जनपद में पड़ता है। और मलारी गांव से दोस्तों एक पूछा जाता है आपको 5.2 का जो है 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा जो है यहाँ से मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, चमोली यानी कि मलारी गांव से। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंसर कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। उत्तराखंड में हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है। तो आपको बताना है हरियाली पूड़ा मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। ऑप्शन देखिए चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जब मैंने आपको मेले करवाए थे उत्तराखंड के, तो वहाँ बताया था मैंने आपको हरियाली पूड़ा मेला जो है दोस्तों ये किस अवसर पे इसको मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 3 का राइट आंसर रहेगा चमोली। ठीक है, चमोली में मनाया जाता है, यानी कि चमोली के कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। ठीक है, चमोली के कर्णप्रयाग के नौटी गांव में जो है इसको मनाते हैं, नौटी गांव। ठीक है, और हरियाली पूड़ा जो मेला है दोस्तों इसको याद रखेंगे। दोस्तों ये आपका जब हरियाली पूड़ा मेला मनाया जाता है तो इस अवसर पर दोस्तों जो विवाहित लड़कियां होती हैं वो अपने मायके आती हैं और घर परिवार के सदस्य उन्हें क्या देते हैं, उपहार देते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया है इसके बारे में। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं
हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए 2007, 8, 9 या फिर 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2009। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए ब्रह्मपुर, उत्तरखंड, खसदेव, खसदेश या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का? पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी आपका राइट रहेगा। इसको आपका ब्रह्मपुर कहा गया है, उत्तराखंड कहा गया है, खसदेव कहा गया है, खसदेश कहा गया है। ठीक है, तीनों आपके जो है राइट रहेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों पुराणों में हमने देखा, साथ ही साथ बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है बौद्ध साहित्य में, ये भी मैंने आपको बताया था। बौद्ध साहित्य में बात करें तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों हुआ है हिमवंत। ठीक है, पूछा भी गया है। ठीक है, हिमवंत। ठीक है, ये पहले भी पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है ब्रह्मपुर, उत्तरखंड, खसदेश। ठीक है, और बौद्ध साहित्य में हिमवंत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर कीजिए। कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? यानी कि कालसी शिलालेख में कालसी क्षेत्र को क्या कहा गया है, ये बताना है आपने। ऑप्शन देखिए उपरांत, पुलिंद, अपरांत या अपरांता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा अपरांत। ठीक है, कालसी शिलालेख में जो है दोस्तों कालसी क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है। ठीक है, और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, ये भी बताया मैंने आपको। यहाँ के निवासियों को कहा गया है पुलिंद। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों कालसी शिलालेख की, तो कालसी शिलालेख दोस्तों सम्राट अशोक का शिलालेख है उत्तराखंड में। ठीक है, और ये देहरादून के कालसी में स्थित है। ठीक है, ये किस भाषा में लिखा गया है पूछा जाता है, तो ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है कालसी शिलालेख। और किस लिपि में लिखा गया है? लिपि पूछी जाती है आपको, तो लिपि कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और साथ ही साथ आपको इससे याद रखना है, और इस क्षेत्र को कालसी शिलालेख में दोस्तों कालसी क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपरांत कहा गया है। यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 है, उत्तराखंड में थल मेले की शुरुआत कब से हुई? क्वेश्चन नंबर 7, थल आपका जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, थल मेला जो है इसकी शुरुआत कब से हुई? 1935, 40, 45, 50। तो राइट आंसर क्या रहेगा 7 का? 7 का राइट आंसर रहेगा 1940। 1940 में शुरुआत हुई थल मेले की। थल आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है दोस्तों। स्पेशली आपको याद रखना है कि जो थल मेला है ये पिथौरागढ़ की बालेश्वर थल मंदिर में लगता है। ठीक है, किस मंदिर में लगता है आपको पूछा जा सकता है? बालेश्वर थल मंदिर। ठीक है, बालेश्वर थल मंदिर में दोस्तों ये मेला लगता है। ठीक है, और शुरुआत हुई इसकी 13 अप्रैल 1940 से। ठीक है, 13 अप्रैल 1940 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थल मेले की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? तो ये दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ ये बताना है आपने। तो 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कब हुआ था गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड? तो 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कब हुआ था? 5 जुलाई 1930, 4 जुलाई, 2 जुलाई 1930 या फिर 1 जुलाई 1930। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका? 8 का राइट आंसर रहेगा 1 जुलाई 1930 को हुआ दोस्तों गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। ये स्टोर कहाँ है? गाड़ोदिया स्टोर ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के चांदनी चौक के पास में है गाड़ोदिया स्टोर डकैती स्टोर। ठीक है, इसमें जो है डकैती की थी किसने? मैंने आपको डिटेल में बताया था, भवानी सिंह रावत का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इन क्रांतिकारियों ने दोस्तों अंग्रेजों के जो खजाने हैं उनको लूटा था। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, उसको आप जरूर देखिए डिटेल क्लास। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 1 जुलाई 1930।
1930। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला जो है राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है, आपको बताना है कि ब्रिटिश गढ़वाल का, ठीक है, पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ। तो ऑप्शन देखिए, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश गढ़वाल का पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 9 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 9 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों पौड़ी। ठीक है, पौड़ी में पहला जो है दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ पौड़ी के कहाँ हुआ था आपको याद रखना है, पौड़ी के दुगट्टा में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये भी याद रखना है, 1930 में हुआ था। ठीक है, 1930 में पहला जो है राजनीतिक सम्मेलन हुआ था ब्रिटिश गढ़वाल का। ठीक है, कहाँ हुआ था, दुगट्टा में हुआ था। ठीक है, दुगड्डा में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दुगड्डा कहाँ पड़ता है, पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेशावर कांड के समय उत्तराखंड में ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, पेशावर कांड के समय। ठीक है, याद रखना है आपको पेशावर कांड कब हुआ था। ठीक है, ये भी बताया मैंने आपको। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों एन सी स्टिप। ठीक है, एन सी स्टिप जो है दोस्तों ये कुमाऊं कमिश्नर थे जब पेशावर कांड हुआ था। और पेशावर कांड कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है, पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। और उस समय दोस्तों ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एन सी स्टिप थे। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको दोस्तों इनका जो एन सी स्टिप है, ये सारे कुमाऊं कमिश्नर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको सब बताए हैं। तो एन सी स्टिप जो है दोस्तों इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा आपका 1925 से 31 तक। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है एन सी स्टिप के समय जो है कौन कौन सी चीज़ें हुई थी ये पूछे जाते हैं। एक तो आपने पेशावर कांड ये याद रख लिया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा की थी 1929 में। तो उस समय भी कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, कुमाऊं कमिश्नर थे एन सी स्टिप। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और साथ ही साथ आपको टिहरी रियासत में एक कांड वो बताया था मैंने आपको, रवाई कांड। ठीक है, तो रवाई कांड जब हुआ था उस समय भी जो है आपके कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एन सी स्टिप थे। यानी कि रवाई कांड कब हुआ था ये भी आपको पता है, रवाई कांड कब हुआ था ये भी आपका हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 30 मई 1930 को हुआ था रवाई कांड। और इस समय भी दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एन सी स्टिप थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। पेशावर कांड कब हुआ, 23 अप्रैल 1930। ठीक है, महात्मा गांधी जी कुमाऊं यात्रा पर आए थे, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एन सी स्टिप। और रवाई कांड के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, एन सी स्टिप। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको कई बार पूछा है। ठीक है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड जो है इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए 1878, 80, 83 या फिर 86। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 11 का राइट आंसर रहेगा आपका 1883। सी आपका राइट रहेगा, तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई, 1883 में हुई। ठीक है, उस टाइम दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, याद रखेंगे इस समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे जब तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई। तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे याद रखेंगे। और हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल है कब से कब तक है ये बताया है मैंने आपको, 1856 से लेके 84 तक। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए सच्चिदानंद सेमवाल, मयंक राणा, कुसुमलता पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा 12 का,
बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? सच्चिदानंद सेमवाल ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आपका राइट रहेगा। याद रखेंगे बुक का नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या रहेगा आंसर? किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 161 यानी कि 161 जो है आपका सी राइट रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 13 का अनुच्छेद 161 के तहत जो है दोस्तों क्या किया जाता है, यानी कि राज्यपाल को इस अनुच्छेद के तहत जो है क्षमा दान की जो है शक्ति प्राप्त हो। ठीक है, समाधान की शक्ति प्राप्ति किसके अनुच्छेद के तहत है? राज्यपाल को 161, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का सत्र जो है वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाता है, किया जाना आवश्यक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विधानसभा का सत्र जो है वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा? 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2। ठीक है, विधानसभा का सत्र दोस्तों वर्ष में कम से कम 2 बार जो है आहूत किया जाना आवश्यक है। ठीक है, और 2 सत्रों के बीच जो है दोस्तों कितने अधिकतम जो है कितने का अंतराल होना चाहिए, कितने माह का अंतराल होना चाहिए? तो 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, 6 माह का अंतराल। ठीक है, ये याद रखेंगे, यानी कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर 15 है तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय हैं? ठीक है, पंचायती राज अधिनियम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो पंचायती राज अधिनियम में कितने अध्याय हैं ये बताना है। ऑप्शन देखिए 15, 20, 25, 30। तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का? तो 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 25। ठीक है, 25 अध्याय हैं पंचायती राज अधिनियम में। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2016 को दोस्तों उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। इसमें बात करें अध्याय की तो इसमें 25 अध्याय है। ठीक है, धारा कितनी है पूछी जा सकती है आपको। धारा इसमें है आपकी 6। ठीक, 6 धाराएं हैं, और सॉरी भाग आपके 6 हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है ये आपके 25 अध्याय हो गए। ठीक है, और भाग हैं इसके 6, भाग 6 हैं इसके। ठीक है, और धाराएं हैं इसमें 194। ठीक है, धाराएं कितनी हैं? 194। ठीक है, पूछी जा सकते हैं आपको। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो पंचायती राज अधिनियम है वो उत्तराखंड में कब से इसको लागू किया गया, तो 4 अप्रैल 2016 से इसको लागू किया गया। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 24 यानी कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है काशीपुर नगर निगम कब बना? तो आपको मैंने सारे नगर निगम बताए हैं। ठीक है, तो बताइए काशीपुर नगर निगम कब बना? 2011, 13, 17 या फिर 15? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 16 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2013 में दोस्तों काशीपुर नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है, साथ ही साथ सारे नगर निगम आपको याद रखने हैं स्थापना कब हुई। जैसे देहरादून नगर निगम कब बना, तो देहरादून नगर निगम कब बना? ये बना आपका 2003 में। ठीक है, 2003 में बना देहरादून नगर निगम। हल्द्वानी नगर निगम की बात करें तो हल्द्वानी नगर निगम कब बना आपको पूछा जा सकता है। तो हल्द्वानी नगर निगम बना आपका 2011 में। ठीक है, हल्द्वानी के साथ साथ हरिद्वार को भी याद रखेंगे। ठीक है, हल्द्वानी हरिद्वार ये दोनों जो है नगर निगम ये 2011 में बने। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है काशीपुर, रुड़की और रुद्रपुर, ये भी याद रखेंगे। काशीपुर, रुड़की, रुद्रपुर ये 2013 में बने। ठीक है, शॉर्ट में कर देता हूँ मैं, काशीपुर, ठीक है, रुड़की, काशीपुर, रुड़की और रुद्रपुर। ठीक है, ये 3 नगर निगम कब बने,
ये 3 नगर निगम बने 2013 में। ठीक है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो सारे नगर निगम का स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 है दोस्तों आपका, महा हिमालय और ट्रांस हिमालय के को जो है अलग करने वाली रेखा कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है महा हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है। इसमें ऑप्शन देखिए, केंद्रीय भ्रंश रेखा, बृहद सीमांत दरार, या फिर इंडो सांगपो सच्चर जोन। ये सारे बता रखे हैं मैंने आपको। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा वो बताइए। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा, महा हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली रेखा है इंडो सांगपो सच्चर जोन। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, मैंने आपको बताए हैं सारे। और पहला जो आपका है केंद्रीय भ्रंश रेखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, MCT। तो MCT दोस्तों केंद्रीय भ्रंश रेखा, जिसको हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय भ्रंश रेखा। तो ये दोस्तों बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को के बीच में है, यानी कि दोनों को अलग करती है। कहने का मतलब है आपका, ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को अलग करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आपका जो बृहद सीमांत दरार है, यानी कि जिसको हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलते हैं, ये मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तीनों चीज़ें ये पूछी जाती हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में, बृहद सीमांत दरार को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MBT बोलते हैं इसको, MBT, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, तो इनको आपको डिटेल, मैंने आपको डिटेल में बता रखी है सारी। ठीक है, तो डिटेल क्लास में आप जरूर इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 है, भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से नैनीताल जनपद जो है किस जोन में स्थित है। ऑप्शन देखिए, जोन 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से आपको बताना है नैनीताल जनपद में जो है, ये नैनीताल जनपद आपका किस जोन में स्थित है। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा इसका, 18 का रहेगा आपका बी रहेगा, यानी कि जोन 4 रहेगा आपका। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा, बी राइट रहेगा, यानी कि नैनीताल जनपद किस में आता है, जोन 4 में आता है। और कौन कौन से आते हैं जोन 4 में, याद रखेंगे, जोन 4 में आते हैं देहरादून आता है। ठीक है, देहरादून आता है, टिहरी आता है, साथ ही साथ उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, जोन 4 में आते हैं। और जोन 5 में कौन कौन से जनपद आते हैं, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो जोन 5 में आते हैं आपके चमोली। ठीक है, चमोली, चमोली के साथ साथ रुद्रप्रयाग। ठीक है, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। ठीक है, अल्मोड़ा, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर, चंपावत, ये किस में आते हैं, ये आते हैं जोन 5 में। ठीक है, इनको अच्छे से आप याद रखें। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, भीमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा ये बताना है आपको। भीमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना जो है किसने की थी। ऑप्शन देखिए, कल्याण चंद, बाज बहादुर चंद, सोमचंद या फिर भीष्मचंद। तो इसका मैंने अच्छे से आपको बताया था कि किसने बनाया था भीमेश्वर महादेव मंदिर, जो आपका भीमताल में स्थित है। तो किसने बनाया था, आपको पूछा भी जा सकता है भीमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है। तो ये आपका भीमताल नैनीताल में है। ठीक है, भीमताल नैनीताल। ठीक है, तो किसने बनाया ये बताना है आपको। तो भीमेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों किसने बनाया, इसको स्थापना किसने की। तो राइट आंसर रहेगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, और बाज बहादुर चंद से मैंने आपको सारे फैक्ट बताए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। ये भी आपको मैंने बताया है। तो ऑप्शन देखिए, द्रोण सागर ताल, तड़ाक ताल, गिरी ताल या फिर श्यामला ताल। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बताइए, उत्तराखंड के किस ताल के निचले भाग से पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं। तो राइट आंसर रहेगा 20 का तड़ाक ताल। ठीक है, तड़ाक ताल कहाँ है ये भी आपको पता रखना है। तड़ाक ताल है अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ है तड़ाक ताल, ये है अल्मोड़ा में, यानी कि अल्मोड़ा
अल्मोड़ा की चौखुटिया में स्थित है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है द्रोण सागर ताल कहाँ है, तो द्रोण सागर ताल ये आपका उधम सिंह नगर में है, ठीक है, उधम सिंह नगर। गिरिताल कहाँ है, तो गिरिताल भी आपका उधम सिंह नगर ही है, ठीक है। और श्यामला ताल जो है आपका ये कहाँ है, श्यामला ताल ये आपका चंपावत में है, ठीक, कहाँ है, चंपावत में है, मैंने आपको बताया है श्यामला ताल के बारे में। और इसी ताल के किनारे जो है, श्यामला ताल के किनारे ही जो है स्वामी विवेकानंद आश्रम है, ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, और कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।